नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अलग टाइप का वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम जैसे ही नॉर्मली बात करते हैं एक्सटीरियर, इंटीरियर और ड्राइव करते वक्त ऐसे बात नहीं करने वाले हैं। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। आपको अगर देखना है तो मेरा क्या कमेंट्स है वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। आज मैं आपको इन डेप्थ एस्प्रेसो के बारे में बताऊंगा। 2 साल हो चुके हैं मेरे को इसको चलाते हुए और मैं आज आपके साथ माइनर डिटेल ऐसी शेयर करने वाला हूँ ताकि अगर आप एस्प्रेसो को लेना चाहते हो तो आप अपना डिसीजन है वो सही तरीके से ले सके। इस वीडियो को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो जो इस प्राइस पॉइंट पे एज एक्सपेक्टेड आता है, मतलब हम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा। दूसरी बात इसकी जो नेगेटिव साइड है वो मैं आपको बताऊंगा और तीसरी बात इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो एक्सपेक्टेड चीजें मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करें तो मटेरियल क्वालिटी में मैं अगर आपको पेंट क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ये जो मेरी गाड़ी है ना वो पार्किंग में थोड़ी बहुत दीवार के साथ टच होती रहती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर क्वालिटी जैसा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट जो इसके अंदर का फाइबर है वही निकल के आ गया है। मतलब माइनर सा भी आप अगर कहीं पे आपकी गाड़ी को टच हुआ तो ये दिक्कत आपको आने वाली है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो जब हम नॉर्मल ड्राइविंग करते रहते हैं और जो छोटे मोटे कंकन है वो टायर के साथ टकरा के जो डोर पैनल में टकराते हैं उससे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेंट्स हो गए हैं। मतलब डायरेक्टली जो मेटल की सीट है वो दिखने लगी है। बाहर का जो कलर का लेयर है वो बहुत ही माइनर है, मतलब आपको ज्यादा मिलने वाला ही नहीं। यहाँ पे छोटे बच्चों ने कुछ ब्लेड वगैरह का निशान कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लैक है अंदर का ब्लैक बम्पर होता है वो डायरेक्टली दिखाई देने लगा है। उसके बाद बात करें तो अगर आप ये पोर्शन देख रहे हो, मेरे को पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे कुछ माइनर सी चीज लग गई थी, जैसे कि साइकिल है वो ठुकरा गई थी या फिर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा था। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन है वो यहाँ पे से ऐसे मुड़ गया था, मतलब अंदर चला गया था। थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ ही मैंने यहाँ पे ऐसे मुक्का लगाया तो वापस से रीशेप में आ गया। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा होगा। तो ये सब चीजें है इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फिर हम मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करें, हमें जो इंटीरियर में मटेरियल मिलता है तो यहाँ पे आप डोर पैनल की बात करो या फिर इंटीरियर की बात करो तो जहाँ भी देखो वहाँ पे ये जो प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है ना वो प्लास्टिक मटेरियल की क्वालिटी ठीक ठाक है। मतलब इस प्राइस पॉइंट में सही है, आपको ऐसे कहीं पे भी छूने में ओड नहीं लगने वाला है। अगर हम रेटलिंग नॉइज के बारे में बात करें तो मैं 2 साल से इस गाड़ी को चल रहा हूँ, मेरे को अभी तक कोई भी रेटलिंग नॉइज है वो फील नहीं होता है। अभी भी हाल में भी कोई रेटलिंग नॉइज नहीं है। पर सुजुकी की मोस्ट ऑफ गाड़ियों में हमने देखा है कि रोटलिंग नॉइज है वो शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि मेरे को भी 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद कुछ रेटलिंग नॉइज है वो सुनाई देने लगे। उसके बाद अगर आप सीट के कुशन के बारे में बात करोगे तो सीट का जो कुशन है वो भी ठीक ठाक है, आपको कंफर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मटेरियल क्वालिटी के बारे में आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँ तो इसके जो चारों के चारों व्हील के जो वाल्व होते हैं, मतलब ये एयर के वाल्व होते हैं, वो मेरा 2 साल में ही सब चारों के चारों वाल्व है वो मेरे को चेंज करने पड़े, क्योंकि मेरी गाड़ी मोस्ट ऑफ टाइम धूप में ही खड़ी रहती है। धूप में खड़े रहने की वजह ये चारों के चारों जो प्लास्टिक होता है, इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वाल का, वो कम्प्लीटली बिगड़ गया था तो मैंने वो चेंज कर दिया। दूसरी बात अगर इसके लुक्स के बारे में हम बात करें तो लुक्स में मतलब हर किसी को ये पसंद नहीं आता है। मोस्टली ऐसे बंदे हैं जिसको इसके लुक्स पसंद नहीं आते हैं। मेरे को पर्सनली अभी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मैं 2 साल से चला रहा हूँ तो मेरे को अभी इसके लुक्स है वो इतने बुरे नहीं लगते। मतलब मैं इसके साथ फेमिलियर हो गया हूँ, पर मोस्ट ऑफ लोगों को इसके लुक्स पसंद नहीं आता है। आप ये देख सकते हो कि रियर में एक स्पेसिफिक चीज ये है कि रियर में अगर ये रियर स्पॉइलर आप ना लगाओ एसेसरीज के दौर पे तो गाड़ी डेफिनेटली बहुत ही बुरी लगने वाली है। उससे इसका लुक है वो बहुत ही अलग हो जाता है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी वर्जन इसका ले तो ट्राई करें कि इसमें आप रियर स्पॉइलर लगवा लो। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. उसके बाद हम अगर इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो पहले ब्रेकिंग में ऐसी चीज है कि आपको फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। उसके साथ साथ आप अगर फ्रंट का टायर सेक्शन के बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको 14 इंच के टायर ही मिलते हैं। तो 14 इंच के टायर मिलने की वजह से ये जो डिस्क की साइज है वो बहुत ही छोटी रहती है, तो उसके लिहाज से ब्रेकिंग में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात करें तो टायर की जो चौड़ाई है वो उतनी खासी नहीं है, आपको बहुत ही पतले से टायर मिलते हैं। तो ब्रेकिंग में टायर की वजह से आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती है जितनी होनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आप अगर इसको हाई स्पीड पे ड्राइव करते हो तो ऐसा ट्राई करो कि आप डिस्टेंस बना के रखो आगे वाले से, ताकि आपको ब्रेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली सभी लोगों को पता है कि इसमें 1 स्टार की सेफ्टी आती है।
या फिर आप कंसिडर कर लो कि 2 स्टार तक की सेफ्टी आप बोल सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे जो उतनी सेफ गाड़ी है वो ठीक ठाक है, मतलब इस प्राइस में इस सेगमेंट में आपको कोई भी गाड़ी है वो ज्यादा सेफ्टी ऑफर नहीं करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर बाइक से ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पे भी, मतलब डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो सिटी में चाहे या फिर वो हाईवे पे हो, तो बाइक से तो ज्यादा ही सेफ्टी ऑफर करने वाली है, मतलब 10 गुना ज्यादा सेफ्टी मान के आप चलो। उसके बाद एक चीज जो एक्सपेक्टेड में जाती है वो कि इसमें आपको जो सीट मिलती है वो कोई भी तरह से हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। अगर आपको सेटिंग करना है तो इसके नीचे आपको कोई गद्दी रखनी है उसके ऊपर बैठना है, या फिर आप रिक्लाइन एंगल है वो उसको स्ट्रेट रखो तो वो बेहतर रहेगा। और स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग आपको कोई भी तरह से एडजस्टेबल नहीं दिया गया है, ना तो टिल्ट में एडजस्ट होता है ना तो टेलीस्कोपिक एडजस्ट होता है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी हाइट अगर 5.5 से लेकर 6 फुट तक है या 6 फुट से ऊपर है तो आपको स्टीयरिंग या फिर सीट एडजस्ट करने में कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। आपको कंप्लीटली आपकी जो पोजीशन है वो आप कमांडिंग पोजीशन पे सेट कर सकते हो। तो ये चीज नहीं दी गई है पर उसका कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, मतलब आप फिर भी अच्छी तरीके से गाड़ी को हैंडल कर पाओगे। उसके बाद अगर इसके हेडलाइट के थ्रो के बारे में बात करें तो हेडलाइट का थ्रो है वो ठीक ठाक है, उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है। पर आपको अगर नाइट में रूटीन करना है तो आप इसकी हेडलाइट से डेफिनेटली थोड़े बहुत परेशान रहने वाले हो, तब जाके मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हेडलाइट को चेंज कर लो या फिर एलईडी सेटअप लगवा लो या फिर जो बल्ब है उसको बड़े वोट में अपग्रेड कर दो। बाकी आपको कोई ओकेशन पे ही आपको नाइट ड्राइविंग करना है या फिर अर्ली मॉर्निंग की ड्राइव आपको करना है तब आपको हेडलाइट चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तब आप हेडलाइट चेंज ना करो तो भी आपका काम चल जाए। उसके बाद अगर हम इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे जो आपको मिलता है कैमरा उसके लिहाज से क्वालिटी तो अच्छी है, मतलब आपको एक एसेसरीज के दौर पे इसमें कैमरा लगवाना होता है, इसमें कैमरा बाय डिफॉल्ट साथ में नहीं आता है। पर आप देख सकते हो कि क्वालिटी अच्छी है पर आपको इसमें कोई भी तरह की गाइडलाइन नहीं मिलती है, ना तो डायनेमिक मिलती है ना तो स्टैटिक मिलती है, तो पीछे गाड़ी कहाँ तक जाती है वो आप अंदाजा डेफिनेटली इसमें नहीं लगा पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ पीछे कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए काम में आएगा। तो ये जो कैमरा है वो ठीक ठाक है पर इसमें कोई भी गाइडलाइन का ना होना वो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। आगे मैं इसकी स्टेबिलिटी भी आपको दिखाता हूँ। एक थोड़ा बहुत शार्प टर्न है लेफ्ट साइड का, मेरे को पता है इस रोड पे कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, वो बहुत ही कम लोग चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितनी स्पीड पे वो टर्न ले सकता हूँ। अगर ये बाइक वाले भाई साहब हमें ना दिक्कत करे तो फिर हो सकता है। तो आपने देखा कि मेरे को इतना अच्छा टर्न था, मतलब कुछ खास टर्न नहीं था, उतना भी शार्प नहीं था, फिर भी वो टर्न लेने में मेरे को मेरी स्पीड को ऑलमोस्ट 40 पे ले जाना पड़ा, मतलब मेरे को गाड़ी उतनी तक स्लो डाउन करनी पड़ी। तो वो एक चीज है इसके बारे में कि आपको सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से बॉडी रोल भी उतना मतलब फील होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बॉडी रोल में। और उसके साथ साथ आपको जब कॉर्नरिंग करते हो तब भी कॉन्फिडेंस है वो आपका लूज होने वाला है। अगर इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग है वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब जो बीच में जगह है वहाँ पे अच्छा खासा फ्लैट आपको महसूस होगा, उतना एक्यूरेट भी नहीं है। स्पेसिफिक अमाउंट पे स्टीयरिंग को मोड़ोगे तो स्पेसिफिक अमाउंट पे गाड़ी है वो नहीं मुड़ने वाली है, पर वो टिपिकल सुजुकी, हुंडई और बाकी गाड़ियों में हमने देखा है उस टाइप का स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको देखने को मिलता है। आपको पता रहेगा कि कितना स्टीयरिंग मोड़ने पे मेरी गाड़ी है वो कितना टर्न लेगी, और आप अगर किसी को ओवरटेक कर रहे हो और खास आपको कट करना है किसी को तो वो भी आप कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर वही है कि हमने स्कोडा और VW गाड़ियों के साथ में, जीप के साथ में जैसा स्टीयरिंग देखा है उतना एक्यूरेसी वाला आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाला है। दूसरी चीज ये है स्टीयरिंग व्हील के बारे में कि अभी रिसेंटली एस्प्रेसो का रिकॉल हुआ था, उसमें कुछ पार्ट्स चेंज हुए थे एस्प्रेसो के, तो उसके बाद मेरे को डेफिनेटली स्टीयरिंग है ना वो उसमें थोड़ा वेट गेन हो चुका है ऐसा महसूस होता है। पहले बहुत ही लाइट स्टीयरिंग मेरे को फील होता था, पर अभी स्टीयरिंग में अच्छा खासा वेट आ गया है, तो वो आप जब हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो उसमें आपको डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइड पे जाने वाला है। उसके बाद हम अगर बात करें इसके नेगेटिव साइड्स के, तो नेगेटिव साइड में सबसे पहले आता है इसका हॉर्न। इसका हॉर्न है वो आपको डेफिनेटली मतलब कुछ खास नहीं है। आगे वाले जो बंदे जा रहे हैं, खास करके ट्रक जा रहे हैं या फिर बस जा रही है, कोई बड़ा व्हीकल जा रहा है, तो उसको डेफिनेटली ये सुनाई नहीं देने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो वो विसल आती है वो विसल अपने गले में पहन के रखे, और आपको आगे वाले को अगर कुछ साइड लेना है, उसको बोलना है कि हमें साइड दो, तो आप विसल को बजाएंगे तो वन से अच्छा बजने वाली है। वो स्कूटी पेप्ट का वन जो आता है ना वो इससे बढ़िया आता है, तो ये डेफिनेटली इसके नेगेटिव साइड में जाता है। इसकी वन की क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही बकवास है।
इसके बारे में दूसरी नेगेटिव चीज है वो है कि रियर स्पीकर का ना होना। इसमें मैंने एसएसएच के दौर पे डेफिनेटली स्पीकर लगवा दिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरेज स्पेस का भी ऑप्शन नहीं मिलता है रियर डोर में, तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव साइड पे जाएगा। रियर स्पीकर का ना होने की वजह से आपका जो फ्रंट स्पीकर है जो कि इनबिल्ट ही आते हैं उस पर बहुत ही अच्छा लोड पड़ने वाला है अगर आप हाई म्यूजिक बजाते हो तो, और वो खराब होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रियर स्पीकर का ना होना इसके साथ नेगेटिव पॉइंट में जाएगा और डेफिनेटली इन लोगों को इस प्राइस पॉइंट में रियर स्पीकर देना चाहिए था। अगर हम बात करें इसके एनवीएच के बारे में, तो एनवीएच में अच्छा है कि हम पहले वाइब्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट मिलता है, तो जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होने वाला है। ना तो आपको स्टीयरिंग पे कोई भी वाइब्रेशन फील होगा, ना तो आप गियर नोब पे होगा, या ना फिर आपको कोई भी पेडल पे वाइब्रेशन महसूस होगा। पर जैसे आप डोर को ओपन करते हो, मतलब आपकी गाड़ी जब आइडल है तब डोर ओपन है, तो डोर पे आपको डेफिनेटली वाइब्रेशन दिखने वाले हैं। मतलब आपको अभी कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मेरे को नहीं पता है, पर आप अगर डोर पे हाथ रखोगे तो भी वो वाइब्रेशन है वो फील होने वाला है। तो सिर्फ डोर ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको आइडल कंडीशन पे वाइब्रेशन महसूस होगा, बाकी कोई भी जगह पे आपको कोई भी तरह के वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नॉइज के बारे में, तो नॉइज में ऐसा है कि आप जब नॉर्मल आरपीएम पे हो, लाइक 2000 आरपीएम या फिर 2500 आरपीएम पे, तब आपको कोई इंजन की जो नॉइज है वो आपको अंदर आने वाली नहीं है। पर जैसे ही आप एक स्पेसिफिक रेवे रेंज में पहुंचते हो, जैसे कि आप मानो कि आप 3000 आरपीएम से ज्यादा जाते हो या फिर 4000 आरपीएम तक जाते हो, बेसिकली ये मान लो आपको गियर चेंज करने पर जितने आरपीएम तक जाना होता है उस आरपीएम पे आपको इंजन का अच्छा खासा नॉइज है वो अंदर फील होने वाला है। मैं अभी आपको एक शांत रोड पे जाके इंजन का जो नॉइज है वो नॉर्मल आरपीएम पे कितना आता है उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे शांत रोड आ गया, मैं अपना एसी का ब्लोवर बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका जो नॉइज है वो कितना आपको सुनाई देता है। तो नॉइज के बारे में ये चीज थी, डेफिनेटली आपको वो नॉइज सुनाई दिया होगा क्योंकि मैंने वो जो साउंड है वो कैमरे में से रिकॉर्ड किया था और कैमरा है वो अच्छा खासा साउंड कैप्चर कर लेता है। अब चलते हैं इसकी पॉजिटिव साइड में और बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट में क्या क्या काउंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेस एग्रेस के बारे में। तो इस गाड़ी को डेफिनेटली 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, तो और सीट हाइट है वो भी काफी आपको ऊंची मिलती है, तो मेरे को बैठने में या फिर उतरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं नॉर्मली यहाँ पे बैठ सकता हूँ, नॉर्मली बाहर निकल सकता हूँ। ये नहीं है कि वो जो हैचबैक आती है वो बहुत ही लोअर आती है या फिर हम सेडान में बैठते हैं तो हमें डेफिनेटली वो महसूस होता है कि भाई बैठने में थोड़ी बहुत हमें दिक्कत होती है। यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है। एसयूवी टाइप की बॉडी सेल दिया गया है, तो आपको बैठने में उतरने में बहुत ही आसानी रहने वाली। दूसरी चीज के बारे में बात करें तो वो है इसकी स्पेस का यूटिलाइजेशन। मतलब मारुति है वो अपनी हर एक गाड़ियां बहुत ही प्रैक्टिकल बनाती है, इसके साथ भी वही सीन है। अगर हम पेडल के बारे में बात करें तो पेडल में कोई भी इश्यू नहीं है, मतलब तीनों पेडल के बीच में आपको प्रॉपर जगह दी गई है, तो पाव उथलाने की कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर बात करो कि मैं बैठा हूँ तो मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। हालांकि वो बॉल सपोर्ट की बात करें या फिर इसमें थाई सपोर्ट की बात करें वो आपको डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर आप ऊंचे बैठते हो तो मतलब बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हो। उसके बाद मैंने ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। हम देखते हैं कि पीछे हमें कितनी स्पेस मिलती है। तो पीछे मैं बैठता हूँ तो पीछे भी मतलब मैं नॉर्मली आराम से बैठ सकता हूँ, और ये देखो यहाँ पे मेरे को कितना लेग स्पेस मिलता है, इतना सारा लेग स्पेस है। रिक्लाइन एंगल है वो बहुत ही अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है, और ज्यादा रिक्लाइन होता तो वो बेहतर रहता, पर अभी के लिए हमें इतना ही रिक्लाइन मिलता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 लोगों को बैठाने की बात करें तो वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक हेल्थी बंदा यहाँ पे बैठता है तो वो डेफिनेटली कंप्लीटली आधी सीट है वो कवर कर लेगा और आधी सीट में एक दूसरा हेल्थी बंदा बैठ सकता है। बीच में अगर बच्चे को बिठाना है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक टाइप का सीन रहेगा। रियर स्पेस का हम स्पेस यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें तो वो सीन है, और यहाँ पे आपको कोई भी हेडरेस एडजस्टेबल एड्रेस नहीं दिया गया है, फिक्स एड्रेस है, तो वो भी मतलब आपकी हेड की पोजीशन के हिसाब से नहीं आता है, तो वो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। पर आप अगर स्पेसिंग के बारे में बात करो तो स्पेस आपको डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बढ़िया मिलती है। फिर इस पैसेंजर साइड का डोर के बारे में बात करें तो पैसेंजर साइड की सीट है वो डेफिनेटली अभी बहुत ही पीछे की ओर है। अगर मैं इसको कम्प्लीटली आगे कर दूं तो भी यहाँ पे आपको इतनी स्पेस मिलती है, और अगर कोई बंदे को बैठना है तो वो छोटी हाइट वाला बंदा है तो वो यहाँ पे कंफर्टेबली इतना तो कंफर्ट नहीं होगा, पर यहाँ पे उसके जो पाँव है वो फिर भी नहीं टकराते, उस तरह से वो बैठ सकता है। और मैं अगर आपको रियर की स्पेस दिखाऊं, आगे वाली सीट कंप्लीटली आगे करके मैं आपको रियर की सीट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इतनी सारी स्पेस मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे कोई छोटे बच्चे को यहाँ पे एक स्टूल रख के बिठाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा मत करना।
मैं सिर्फ आपको स्पेस दिखाने के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्पेस में अगर हम ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा डीप है। आप अपना अच्छा खासा सामान यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि मैंने ये कम्प्लीटली लोड करके रखा है। उसके बाद अगर हम इसके डोर पैनल के बारे में बात करें तो डोर पैनल में यहाँ पे 1 लीटर की बोतल होल्डर का स्पेस दिया गया है। उसके साथ थोड़ा बहुत सामान रखने की भी आपको जगह मिलती है। ये वैसे तो आप 1 लीटर की बोतल यहाँ पे फिट करना चाहो तो वो डायरेक्टली नहीं आ सकती है, पर ये जो मटेरियल है वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का है। 20 प्राइस पॉइंट पे तो एक्सपेक्टेड है, तो ये इसके हिसाब से ये जो प्लास्टिक है ना वो ऐसे फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पे आप अपनी बोतल है वो फंसा सकते। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आपको अपना कॉइन या फिर कुछ रखना है तो रख सकते हो। बेसिकली तो ये डोर को बंद करने के लिए हैंडल है, और आप अगर रखना चाहो तो वो पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन में ऐसा है कि अभी आप देख सकते हो कि उबड़ खाबड़ रोड है। इस रोड पे आप नॉर्मल गाड़ी में बैठोगे, हुंडई की कार ले लो, तो उसमें आपको थोड़े बहुत ज्यादा ही गड्ढे महसूस हो गए। इसके साथ सस्पेंशन में बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन दिया गया है। सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से बॉडी रोल भी बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो मेरे को अभी ये जो इतना उबड़ खाबड़ वाला रोड है वहाँ पे भी गड्ढे कोई भी फील नहीं होते। गाड़ी है वो नॉर्मली, मतलब आप अच्छी खासी स्पीड पे भी ड्राइव कर सकते हो। मैं अभी स्लोअर स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको आगे काफी कुछ दिखाना है, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसके सस्पेंशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं और सॉफ्ट रखे गए हैं। सस्पेंशन आपको डेफिनेटली सॉफ्ट तो मिलते हैं, पर सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से आपको सस्पेंशन जब आप गड्ढों में से निकालते हो या फिर बहुत ही अनड्यूलेशन वाली रोड से वहाँ पे जाते हो तो वो बहुत ही आवाज करते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें इसके विजिबिलिटी के बारे में, तो विजिबिलिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे ORVM की बात करो या फिर IRVM की बात करो, तो आपको कम्प्लीटली पूरा का पूरा जो व्यू है वो दिखता है। उसके बाद आपको अगर ऐसे कुछ यू टर्न्स लेने हैं तो आप वो गाड़ी का पूरा जजमेंट ले पाओगे। बोनेट है वो भी आपको क्लियरली दिखेगा। उसके बाद गाड़ी की जो चौड़ाई है वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो लंबाई है वो भी बहुत ही छोटी रखी गई है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है गाड़ी की मैन्युवरेबिलिटी के बारे में। तो सिटी में जब आप ड्राइव करते हो तो गाड़ी की मैन्युवरेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो वो डेफिनेटली इसके पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा और आप अच्छी तरह से जजमेंट ले पाओगे। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर लेडीज ड्राइवर है उसको आप ऑटोमेटिक एस्प्रेसो दे दो तो वो डेफिनेटली सिटी में बहुत ही अच्छी तरह से वो काम कर पाएगा। लेडीज को भी जजमेंट लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद एक और पॉजिटिव पॉइंट पे बारे में बात करें तो वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी में ऐसा है कि आप सिटी में अगर नॉर्मल ड्राइविंग करते हो तो आपको ये 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा। अगर आप ऐसा मान के ड्राइव करते हो कि मेरे को फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है और बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइव करेंगे तो आपको डेफिनेटली 17 से 20 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी है वो सिटी में ही निकाल के देगा। अगर हम हाईवे की बात करें, हाईवे पे आप नॉर्मल ड्राइविंग करते हो, जैसे कि आप फ्रीक्वेंटली ओवरटेक करते हो, आप 80-90 की स्पीड को मेंटेन करके रखे, तो फिर आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी 22 से 25 तक दे देगा और आप बहुत ही आराम से ड्राइव करते हो, इतना फ्रीक्वेंट ओवरटेक नहीं करते हो और बहुत ही अच्छी स्पीड मेंटेन करते हो 80-90 की, तो फिर वहाँ पे आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी है वो जाके 23 से 26 तक भी निकाल के दे सकता है। मैंने डेफिनेटली कई बार इससे उतनी फ्यूल एफिशिएंसी निकाली है, तो बहुत ही अच्छी चीज है उसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंजन के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में, तो इंजन में ऐसा है कि इसमें 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, पर आपको फील होगा ये टर्बोचार्ज जैसा। ऐसा क्यों होता है कि बॉडी टू वेट रेशियो की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का जो वेट है वो बहुत ही कम और पावर आपको जो मिलता है वो सफिशिएंट है 1 लीटर के इंजन के मुकाबले। तो बॉडी टू वेट रेशियो की वजह से आपको ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव, बहुत ही पेपी इंजन फील होने वाला है। आपको अगर ओवरटेक करना है तो बेझिझक, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। आप जो भी गियर में हो वही गियर में आप बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरटेक कर पाओगे। हम अगर इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। रिवर्स डालने में आपको डेफिनेटली कभी कभार दिक्कत होती है, मेरे को पर्सनली बहुत बार होती है। वो सभी सुजुकी का जो 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है उससे परेशानी है। पेट्रोल इंजन के साथ जो भी 5 स्पीड का गियर बॉक्स है उसके साथ डीजल में वो परेशानी मेरे को कभी महसूस नहीं होती है। आप एक ही गियर में मिनिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं अगर 5th गियर में हूं तो मैं 35 की लोअर की स्पीड पे भी जा सकता हूं और 5th गियर में मैं 120 या फिर 110 को भी टच कर सकता हूं। अगर आपको एक सिंगल लेन है जहाँ पे ओवरटेकिंग करना है तो फिर गियर चेंज करने की उतनी झंझट नहीं होगी। अगर आप 3rd गियर में हो और आपको 19 की स्पीड पे पहुंचना है तो वो भी आप पहुंच सकते हो, तो वो डेफिनेटली इसके बारे में एक अच्छी चीज है। उसके बाद हम इसके पावर के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदा है 2 बंदा है तो ही ये एस्प्रेसो में उसका उतना पावर आपको महसूस होगा। अगर आप इस गाड़ी में 4 बंदे या फिर 5 बंदे भी बिठा लो, 5 बंदे डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाएंगे, पर 4 हेल्थी बंदे हैं जिसका वेट अच्छा खासा है, उसको बिठा के अगर आप इसके साथ कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पावर में कोई भी कटौती महसूस नहीं होने वाली है। चाहे आप एसी के साथ बात करो तो एसी के साथ भी आपको कोई भी पावर में प्रॉब्लम महसूस नहीं होने वाला है। जितना भी पुल आप 1 या फिर 2 पर्सन के साथ कर पाती है गाड़ी, उतना ही पुल
4-5 बंदों के साथ भी कर पाएगी। उसके बाद अगर मैं इसके क्लच के बारे में बात करें तो क्लच का जो ट्रैवल है वो ठीक ठाक है, उतना लंबा भी नहीं है, बहुत ही छोटा भी नहीं है, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होता है उतना ही अच्छा है। और क्लच है वो डेफिनेटली लाइट है, 2 साल के बाद भी क्लच है उतना ही लाइट है, जब नई गाड़ी थी तब महसूस होता था। अगर आप ज्यादा ट्रैफिक में भी गाड़ी चलाते हो तब भी आपको क्लच से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, मतलब आपका पाव है वो दर्द करने लगे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इसके रीसेल वैल्यू के बारे में। तो डेफिनेटली सुजुकी की गाड़ी है तो इसकी रीसेल है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर जो सामने वाला बायर है उसको इसके लुक्स पसंद आते हो तो डेफिनेटली इस गाड़ी को परचेस करेगा। आपको ऐसा एक बंदा ढूंढना होगा जिसको एस्प्रेसो के लुक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप अपनी अच्छी खासी रीसेल है वो इसके साथ ले सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो वो है इसकी सेल्स और आफ्टर सेल्स की सर्विस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब इस गाड़ी को परचेस करने के लिए गया तब मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस कैसा था कि स्पेशली मेरे सिटी में है ना वो 3 तरह के डीलरशिप है सुजुकी की। आपके सिटी में अगर मतलब कंपटीशन ज्यादा है तो आपका भी सेल्स का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। तो जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे तो ये डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी फाइनेंशियल नीड को ये लोग फुलफिल करने की ट्राई करेंगे, मतलब आपको मैक्सिमम लोन हो सके ऐसा कुछ ट्राई करने वाले हैं ये लोग। तो मेरे को ये ना रोज बरोज कॉल करते थे कि भाई आप आओ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन करने की ट्राई करते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, आपको ये चाय नाश्ता का भी ऑफर करेंगे। एज ए कस्टमर आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो सेल्स का एक्सपीरियंस है वो मेरे का डेफिनेटली अच्छा रहा था। उसने पीडीआई और वो सब है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया मेरे को। मैं डेफिनेटली पूरे का पूरा जब संतुष्ट हो गया एकदम से, उसके बाद मेरे को जाकर उन लोगों ने बोला कि अभी आप डिलीवरी ले सकते हो। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करें तो आफ्टर सेल्स में ऐसा है कि आपको वहां पे जाना होगा जहाँ पे सर्विस में ट्रैफिक कम रहती है। तो जब ऐसी कोई जगह पे जाते हो जहाँ पे सुजुकी की गाड़ियों की सर्विस सेंटर है, वहां पे ट्रैफिक कम हो, तो डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, आपकी गाड़ी की क्लीनिंग है वो प्रॉपर तरीके से होगी, जो भी स्पेयर पार्ट है, ऑयल है, कूलेंट है, वो भी चेंज करना है तो वो प्रॉपर से हो जाएगा। उसके बाद अभी रिसेंटली एस्प्रेसो का रिकॉल आया था, एस्प्रेसो और इको का दोनों का रिकॉल हुआ था। तो मैं जो सर्विस सेंटर पे सर्विस कराता हूँ वहाँ पे गया, वहाँ पे स्टाफ बहुत ही अच्छा है, सब प्रॉपर तरीके से आपको ट्रीट करते हैं और आपकी केयर की जाती है। वहाँ पे जो कस्टमर का लोग एरिया है, बैठने की जगह है वो बढ़िया है। आपको अगर देखना है सर्विस होते हुए आपकी गाड़ी को तो वो भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। पर जब मैं रिकॉल के लिए इसको छोड़ने के लिए गया तो वहाँ पर जो सर्विस एडवाइजर होता है, सर्विस एडवाइजर को वो पता ही नहीं था कि एस्प्रेसो का रिकॉल आया है। उसने मेरे को डायरेक्टली ये क्वेश्चन किया कि भाई सर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, रिकॉल में कैसे आई है। तो तब मैं सोच गया था कि भाई इन लोगों को पता ही नहीं है कि रिकॉल में क्यों आई है, तो ये लोग क्या काम करके देख। फिर मैं सर्विस सेंटर की जो मेन एरिया है, रिसेप्शन एरिया, उसके अंदर गया और वहाँ पे कुछ सीनियर स्टाफ था, उनसे मैंने बात की कि भाई सर्विस एडवाइजर को तो कुछ पता ही नहीं है, तो आपको पता है कि क्या करना है, क्या कौन सा पार्ट चेंज करना है। इसमें स्टीयरिंग में जो रिसेंटली वो इश्यू आया था उसके लिए पार्ट चेंज करने के लिए इसको रिकॉल किया गया था। तो फिर उन लोगों ने मेरे को बताया कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा है जो मैं स्पेशली उनको जानता था क्योंकि मेरी हर गाड़ी वो सर्विस सेंटर पे ही सर्विस होती है। तो उसने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा है, उसको पता है कि रिकॉल में क्या चेंज करना है और वही उसका देखता है। सभी को हमने बताया नहीं है कि भाई रिकॉल में क्या चीज करनी होती है। तब जाके मेरे को शांति थोड़ी हुई कि भाई हाँ ठीक है, अभी सही बंदे के हाथ में मेरी गाड़ी जाने वाली है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है मारुति सुजुकी में कोई फॉल्ट है। मारुति सुजुकी तो अपना जो सर्कुलर होता है वो सबको भेजते हैं और वो जो एम्प्लॉय होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उस मैनुअल को या फिर जो पीडीएफ आई है उसको पढ़े और उसको समझे कि इसमें क्या कुछ काम करना है। तो उस बंदे ने वो नहीं किया था, तो फिर सभी जो स्टाफ के बंदे थे वो उस बंदे को सुना रहे थे कि भाई आपको एक पीडीएफ पढ़ना है, वो भी आप टाइम नहीं निकाल के पढ़ सकते हो। तो वो एक चीज थी, मतलब एंड एम्प्लॉय है उसको नहीं पता था कि क्या करना है, बाकी सुजुकी की साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद एक और पॉइंट के बारे में बात करें तो जब भी आपकी गाड़ी का सर्विस टाइमिंग होगा, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो या फिर आपका जो इंश्योरेंस है वो रिन्यूअल का टाइम आएगा, तो इन लोगों की एक आदत है कि आपको मतलब हर दिन वो कॉल करेंगे, हर दिन वो पूछेंगे कि आपकी गाड़ी का किलोमीटर कितने हुए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, तो आपका सर्विस का टाइम हो गया है, आप अपनी गाड़ी को छोड़ के जाओ। और अगर आप उसका कॉल नहीं उठाते हो, दिन में एक बार नहीं उठाते हो, तो वो आपको बार बार कॉल करते रहेंगे। वो आपके लिए इरिटेटिंग हो सकता है, पर उन लोगों को कस्टमर को हैंडल करना है कि कस्टमर को हर बार वो रिमाइंडर देते रहते हैं। आपका कुछ काम ऐसा है कि आप नहीं आ सकते हो तो डेफिनेटली आपको रिमाइंडर देते रहेंगे कि आपकी गाड़ी का सर्विस टाइमिंग हो गया है। अच्छा होगा कि आप सर्विस में गाड़ी छोड़ के जाओ, या फिर पिकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो लोग आपको पिकअप के बारे में भी बताएंगे। जैसे ही मेरा ये जो रिकॉल का पार्ट आया तब उन लोगों को मेरे को सामने से बोला, मैंने उसको मना किया था कि मेरे लिए आज पॉसिबल नहीं होगा या फिर कल पॉसिबल नहीं होगा, मैं सैटरडे या फिर संडे को छोड़ूंगा। तो उन लोगों ने बोला कि सर आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम बंदे को भिजवा के आपकी गाड़ी को पिकअप करवा लेंगे। तो ये सब चीजें हैं इसके सर्विस के बारे में। बाकी एक झंझट फ्री कार आपको अगर चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप कोई भी सुजुकी की गाड़ी पर जा सकते हो। जापानीज इंजीनियर गाड़ी है, आपको इंजन या फिर कोई मैकेनिकल पार्ट्स में कोई भी कभी भी कोई
भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये था मेरा एस्प्रेसो का 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोई भी अभी तक प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, सिवाय एक जो मैंने आपको बताया कि मेरे वाल्व है उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे को चारों वाल्व है वो रिप्लेस करने पड़े। वो एक मामूली चीज है, वो मेरी बेदरकारी से हो सकता है क्योंकि मेरी गाड़ी पूरे दिन धूप में रहती है, तो फिर वो डेफिनेटली होता ही है। बाकी आपको अगर इस गाड़ी को लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। स्टेबिलिटी और वो सब मैंने आपको बताया कि उसमें जो कोई भी इश्यू है, अगर आप उससे काम चला सकते हो तो फिर इस गाड़ी को डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। गाड़ी में कोई भी इश्यू नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके जो हेडलैम्प है उसके बारे में, फिर स्टेबिलिटी के बारे में, एनवीएच के बारे में, वो सब थोड़ी बहुत शिकायत है, तो उससे आप काम चला सकते हो, तो ले लो, गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।